स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर क्लासेस में आज के इस क्लास में हम लोग F1 को कंटिन्यू करेंगे। F1 हमारा चल रहा है अभी फर्स्ट ईयर से आपकी पहली किताब, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और यूनिट 3 में हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। तो यूनिट 3 के ऊपर आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आज यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने जहाँ डिस्कशन किया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था एक्सपीरियंस, अनुभव। तो आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रत्यय क्या है, कंसेप्ट क्या है। आप लोग बार बार जनरल यूज़ में कहते हैं कि मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो आखिर ये कंसेप्ट है क्या, है ना। और ज़्यादातर आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत बार ये शब्द यूज किया जाता है कि इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया। और आप जिस कोर्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पे कंसेप्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि आगे जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं। कंसेप्ट को हिंदी में अवधारणा कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो हमारी समझ बनती है किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो वही समझ हमारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिफाइन करती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ हमारे अंदर जब बन जाए तो हम कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम चीज़ों को समझ गए हैं, ठीक है। अभी जैसे कि बात ले ली जाए कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जब आपने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन जब आपने सिलेबस को देखा, सिलेबस को पढ़ा, अच्छा एक बात याद आ गई कि क्या आप लोगों को सिलेबस मिला हुआ है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमें कमेंट करिएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस SCERT के द्वारा प्रकाशित, वो डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा विषय हम लोगों को पढ़ना होगा और उसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब भी हम किसी विषय की अवधारणा को समझ लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गुणों का वह समुच्चय, वह समूह जो किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था या विचार को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु या समूह, संस्था या विचार से अलग करता है तथा उसे विशिष्ट पहचान देता है, यह प्रत्यय कहलाता है। सूचनाओं व अनुभव के आधार पर प्रत्यय का निर्माण होता है। आपके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी आपकी समझ बनती है, वो कैसे बनती है, सूचनाओं और अनुभव के आधार पर बनती हैं। सूचनाओं और अनुभव, सूचना और अनुभव, ये दो टॉपिक हमने पिछले क्लास में क्लियर कर लिया था। इसके पहले का दो पॉइंट है ये। सूचना क्या है, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन दो तरीके से आता है, एक तो व्यक्तिगत रूप से आता है और दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुन करके हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अनुभव, एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, खुद के द्वारा जब हम इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, स्वयं के द्वारा जब हम पर्यावरण से, अन्य व्यक्तियों से, अन्य वस्तु से अंतःक्रिया करते हैं तो वहाँ पे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और उसे ही हम अनुभव का नाम देते हैं। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन, ये दोनों मिलकर के कंसेप्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रत्यय का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग अवधारणा भी कहते हैं। बात यहाँ पे हो गई क्लियर, बढ़ेंगे आगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट, यानी कि जो वैसी वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और अमूर्त वैसी वस्तुएं हो गई या वैसे भाव हो गए जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई भौतिक अस्तित्व उसका नहीं है, उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो जिन गुणों के समुच्चय को इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, नाक, कान, आँख, जिह्वा और स्पर्श, इनके द्वारा अगर हम किसी को देखते हैं, अनुभव करते हैं
तो हम इसको क्या कहते हैं, मूर्त प्रत्यय कहते हैं। जैसे समस्त भौतिक वस्तुएं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वे सब क्या हैं, मूर्त हैं। और जब हम इन वस्तुओं के संपर्क में आकर के इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मूर्त प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को नहीं सीखा अभी तक, या आपने जब पहली बार कंप्यूटर चलाना सीखा था, या अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, आप जब सीखने के लिए जाइएगा तब आप जब वास्तविक रूप में कंप्यूटर को देखिएगा, ठीक है, उस पर बैठ करके काम कीजिएगा, कीबोर्ड के कीज को देखिएगा, महसूस कीजिएगा, वहाँ पे उसको छू करके उस पर काम करके टाइपिंग करके जब आप चलाइएगा उसको, तब आपका उससे पर्सनल एक्सपीरियंस बनेगा। और जो भी आपके सर होंगे, इंडिकेटर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, वो आपको वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि इस की का ये काम है, इस की का ये काम है, माउस का ये काम है, माउस में ये लेफ्ट पॉइंटर होता है, ये राइट पॉइंटर होता है, ये स्क्रॉल बटन होता है। तो आपका वहाँ पे मूर्त अनुभव वहाँ हो रहा है, वहाँ पे आपका मूर्त प्रत्यय बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप बाइक चलाने के लिए सीखना चाहते हैं तो बाइक चलाने के लिए जब आप जाइएगा, बाइक पर बैठिएगा, वहाँ आप मूर्त प्रत्यय ले रहे हैं, मूर्त अवधारणा ले रहे हैं। अब आपको बाइक के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कोई जानकार व्यक्ति के साथ जाकर के आप सीखिएगा, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, तो उसके द्वारा आप मूर्त वस्तु वो है, ठीक है, बाइक एक मूर्त वस्तु है, उसके ऊपर बैठिएगा, कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे गियर है, कहाँ हमें एक्सलेटर लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मूर्त रूप में समझ में आ जाएगी। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, मूर्त प्रति आपके अंदर विकसित होगा और धीरे धीरे उसके साथ इंटरेक्शन करते करते आप एक समय ऐसा आएगा कि आप बाइक चलाना सीख जाएंगे। तो ये क्या मूर्त प्रत्यय के अंतर्गत आ गया, बाइक चलाना, कंप्यूटर चलाना। पहली बार जब आपने मोबाइल लिया था हाथ में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू और दूसरों के द्वारा सूचना से आपने बहुत सारी चीज़ें वो है सीख ली। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मूर्त प्रत्यय के अंतर्गत आएंगी। अगला है जिन गुणों के समुच्चय को इंद्रियों द्वारा सीधे तौर पर अनुभूत किया जाना संभव नहीं होता उसे अमूर्त प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है, हमारी अभिवृत्ति है, मतलब एटीट्यूड हमारा है, अभिक्षमता है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, और जितनी भी मानसिक अवधारणाएं हैं, हमारे जो मानसिक विकास हुआ है, हमारा जो मानसिक विकास अभी तक का हुआ है, वो सब अमूर्त प्रत्यय के रूप में आता है। और इस चीज़ को, इस टॉपिक को क्यों समझ रहे हैं हम लोग, क्यों सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको एक टीचर बनना है, एक शिक्षक बनना है। और एक शिक्षक जो है सबसे पहले एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चों को देख करके बहुत सारी चीज़ों को पता लगा लेता है कि बच्चे को क्या समझ में आने वाला है, क्या समझ में नहीं आने वाला है, बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या वो कर सकता है, इसके बारे में सारी चीज़ों को वो पता कर सकता है। तो अगर बच्चा सीखने के लिए मूर्त वस्तुओं को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, सीखने के लिए उसे मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता है, ठीक है, उसकी अवधारणा मूर्त वस्तुओं से ज़्यादा समझ में आ रही है, तो वहाँ पे एक शिक्षक को क्या करना होगा, अपने साथ TLM के रूप में वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली वस्तुएं ले जा करके बच्चों को दिखानी होगी, ठीक है। और जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है और इसकी ज़रूरत भी होती है। उसी प्रकार से जब आप हायर लेवल क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 8 में मैथ पढ़ाइएगा तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली वस्तुएं ले जा करके मैथ को समझाएं, ठीक है। कुछ टॉपिक आप समझा सकते हैं लेकिन अधिकांश टॉपिक आपको अमूर्त अवधारणा के रूप में ही समझानी होगी, ठीक। तो ये सारे जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला टॉपिक हमारा है कौशल, स्किल क्या है ना। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा है प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना लाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा लाया जा रहा है ना, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। NEP 2020 स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रही है। आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि क्लास 6 to 8 में वोकेशनल कोर्सेस लाए जाएंगे और जो हायर लेवल पे जो क्लासेस होंगी उनमें बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड
पढ़ाई होगी। तो स्किल क्या है, कौशल क्या है, ठीक है। तो कौशल का यहाँ पे तात्पर्य है जब हम किसी भी कार्य को दक्षता के साथ, प्रभावशीलता के साथ करना सीख जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे अंदर कौशल आ गया है। क्या कहते हैं, कौशल आ गया है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कंप्यूटर चलाने का, बाइक चलाने का। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब आपने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब आप उसमें रम गए, उसमें लीन हो गए, एक एक पार्ट को आपने समझ लिया, एक एक चीज़ को आपने समझ लिया, तब आप अब एक्सपर्ट हो गए। अब आपके पास उस चीज़ का कौशल आ गया है, आपके पास कंप्यूटर स्किल आ गई, आपके पास बाइकिंग स्किल आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किसी भी कार्य को प्रभावशीलता व दक्षता के साथ संपादित करने की क्षमता ही कौशल होता है। और प्रभावशीलता से तात्पर्य क्या है, तो प्रभावशीलता का मतलब है कि उस कार्य के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति से है, ठीक है। प्रभावशीलता से तात्पर्य उस कार्य से समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति से है, जबकि दक्षता से तात्पर्य कम से कम समय में तथा बिना त्रुटि के कार्य संपन्न करने की क्षमता से है। अगर आप बहुत कम समय में और बिना त्रुटि के या न्यूनतम त्रुटि के साथ कोई भी काम करते हैं, दैट मीन्स कि आप उस काम में दक्ष हैं, ठीक है, निपुण हैं। और जब निपुणता और प्रभावशीलता दोनों शामिल हो जाती हैं तब हम उसको कौशल कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के साधन या स्रोत। और ये आपके डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्ति के साधन या फिर ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तो ज्ञान प्राप्ति के निम्नलिखित स्रोत हैं, ये सारे आपके ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, और भी स्रोत हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्रोत आपका बुद्धि है। और अगर बुद्धि नहीं है, अब बुद्धि क्या चीज होती है, तो बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने आईक्यू के रूप में परिभाषित किया हुआ है, ठीक है, आईक्यू के रूप में परिभाषित किया हुआ है। आईक्यू दैट मीन्स इंटेलिजेंसी कोसेंट, इंटेलिजेंसी कोसेंट, इंटेलिजेंसी कोसेंट, कोसेंट दैट मीन्स क्या होगा, बुद्धि लब्धि। अगर हिंदी में बात करें तो बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि इसको हिंदी में कहते हैं। और बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए टर्मन ने एक सूत्र दिया था, MA/CA × 100, ठीक है। मतलब क्या, MA का मतलब हो गया मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु × 100। अब जैसे अगर कोई बच्चा 10 साल का है, कोई बच्चा है जिसकी वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ठीक है। इसकी मानसिक आयु अब निकालना है, तो मानसिक आयु निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास क्वेश्चंस के एक चार्ट होते हैं, क्वेश्चन का सेट होता है, और वो किसी बच्चे को, जैसे इस बच्चे की आयु 10 वर्ष है, तो इस बच्चे को वो चार्ट दे देंगे और बच्चे से सवाल पूछ लेंगे। बच्चा जो सवाल का आंसर देगा उसके आधार पर वो बच्चे की मानसिक आयु निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर इस बच्चे की मानसिक आयु 12 निकल करके आ गई और इसकी वास्तविक आयु है 10 वर्ष और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 120। दैट मीन्स बच्चा जो है वो तेज है, बच्चा तेज है पढ़ने में। अगर बच्चे की मानसिक आयु निकल करके 8 आ गई, उसकी वास्तविक आयु है 10, × 100 करेंगे तब आएगा 80। दैट मीन्स बच्चा जो है वो कमज़ोर है। तो इस प्रकार से बच्चे की IQ पता की जाती है। आप अपना IQ भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने मेंटल एज निकालनी होगी, और मेंटल एज आप अपना खुद से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपके एज के लेवल के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उन सवालों के आधार पर वो तय करते हैं कि आपकी मानसिक आयु कितनी है, और फिर आपकी IQ निकाल करके आपको बता देंगे। तो जनरली जो सामान्य व्यक्तित्व, सामान्य औसत IQ मानी जाती है वो 100 से 110 मानी जाती है, ठीक है, 100 से 110 जो वो सामान्य IQ मानी जाती है। इसके ऊपर जब आप जाइएगा तो तेज, उसके बाद प्रतिभाशाली, उसके बाद सृजनशील, ठीक है। तो इस प्रकार से
IQ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रेणी भी बनती जाती है, तो उसकी श्रेणी भी बनाई गई है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब दूसरा है तर्क। तर्क करने का मतलब डिस्कशन। अगर किसी व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता है, वह चीज़ों को सही गलत है कि नहीं है वो परखता है, अगर उसे पहली बार में कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो उसकी जांच करता है, तो ये क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वह चीज़ आपके लिए किस मायने में सही है या किस मायने में गलत है, इसका क्या प्रभाव होगा, ये सारे अगर डिस्कशन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद है, किसी चीज़ को लेकर के वो डिस्कस करता है, दैट मीन्स उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो फिर उसका जो नॉलेज का लेवल होगा वो हाई होगा। तीसरा है समीक्षा। समीक्षा कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को लेकर के उसकी समीक्षा करना, उसके बारे में उसकी जो भी खूबियां हैं, ठीक है, उसके जो गुण हैं उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके जो दोष हैं उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में पता करना। तो ये गुण और दोष के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वो समीक्षा कहला जाती है। इसके बाद संवाद है। संवाद का मतलब आपसी बातचीत, और बातचीत से जो है संप्रेषण कौशल आता है। कौन सा कौशल आता है? संप्रेषण कौशल आता है। संप्रेषण कहने का मतलब अपनी भावनाओं को सही तरीके से अभिव्यक्त करने का कौशल आ जाना। अगर आप अपने आप को सही तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो टीचर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके संप्रेषण कौशल को बनाने के लिए। यदि आप स्टेज पर चढ़ करके अपनी बातों को आसानी से बेबाकी से रख पाते हैं, आप अपने तथ्यों को सही ठहराने के लिए अच्छा डिस्कशन कर पाते हैं, तो वहाँ पे माना जाएगा कि आपके अंदर का जो हेजिटेशन है वो बहुत कम हो गया है और आपने बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस की है। और साथ ही जब आप टीचर बनिएगा, बच्चों के बीच जाइएगा, तो बच्चों के बीच जाने के बाद आपको ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जिसे आपने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है, उसका आंसर किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं दिया है। तो वैसे प्रश्नों से कैसे आपको टैकल करना है, वैसे प्रश्नों के आने के बाद आपको किस तरह से छात्रों के साथ बिहेव करना है, आपको अपना एक्सप्रेशन कैसा बनाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर निर्भर करती हैं। तो एक कुशल शिक्षक के लिए संप्रेषण कौशल होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है चिंतन। और चिंतन करने का मतलब है कि हम अपना रिफ्लेक्शन करते हैं, हम अपने ऊपर चिंतन करते हैं, अपने गुणों के ऊपर, अपने दोषों के ऊपर चिंतन करते हैं, और हमारे अंदर जो भी दोष हैं उसे हम दूर करने का सतत प्रयास करते हैं। ये सारा गुण चिंतन से ही आता है, और चिंतन के बदौलत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ज्ञान की प्राप्ति की है। आप बात कर लीजिए स्वामी विवेकानंद की, आप बात कर लीजिए महात्मा बुद्ध की, आप बात कर लीजिए भगवान महावीर की, महात्मा गांधी की। ये सभी जितने भी महान आत्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं, इन सभी ने अपने चिंतन के बदौलत उस मुकाम को हासिल किया है जिसके दम पे आज दुनिया उन्हें जानती है, उन्हें पहचानती है। नेक्स्ट है अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक्सपीरियंस आपको अपने वातावरण से होता है, बहुत सारी वस्तुओं के साथ इंटरेक्शन करने से होता है। इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया करने से होता है ना। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में जब हम लोग आते हैं, उनसे जब अंतःक्रिया करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है जो पहले हमें नहीं हुआ था, और उस अनुभव के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है प्रयोग। विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसमें आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट। जितने भी साइंटिस्ट हुए उन सभी ने लगातार प्रयोग किए, है ना, उन सभी ने लगातार प्रयोग किए, और इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर दुनिया को नए नए ज्ञान से हैरान कर दिया। बात करें इस लिस्ट में बहुत सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, एडिसन से लेकर के अल्बर्ट आइंस्टीन तक के, और हमारे APJ अब्दुल कलाम भी इसी श्रेणी में है जो हमारे भारत के मिसाइल मैन है। इन्होंने लगातार प्रयोग किया और भारत को उस वक्त एक मिसाइल और परमाणु संपन्न देश बनाया जब दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई थी। अमेरिका दिन में 2 बार सैटेलाइट से देखता था कि भारत में कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, और उस टाइम पे इन्होंने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया था। इसके बाद आता है भाषा की बात आती है, तो भाषा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाषा के माध्यम से हम लोग ग्रहण करते हैं, और भाषा
हमारी जन्मजात क्षमता भी होती है, ऐसा कहना है नोम चॉम्स्की का। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग मत हैं। तो वो भाषा के सिद्धांत और भाषा साहित्य में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल भाषा ज्ञान का एक स्रोत है, ज्ञान का साधन है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि यदि आपने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी होती, और यदि हम बात करें वैसे छात्रों की जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान का एक बड़ा भंडार उनसे दूर रह जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में ज्ञान की जो चीज़ें हैं वो अंग्रेजी भाषा में मौजूद हैं, हमें वहाँ से ज़रूरत है लेने की। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं को, जो भी भाषा हम लोग जानते हैं, उस भाषा में जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं, जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं, जब हमें उस भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखी गई हो। इसके बाद है परिवेश। परिवेश के माध्यम से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारा सहयोग मिलता है, साधन मिलता है। यदि आप समृद्ध परिवेश में रहते हैं, और इसमें एक टॉपिक भी है कि वैसे बच्चे जो पिछड़े इलाके में रहते हैं या वैसे परिवेश में रह रहे हैं जहां उन्हें सारे संसाधन, सारी सुविधाएं मुहैया नहीं हैं, तो फिर उनका विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इस तरह के टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और सीटेट में भी एक चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि वातावरण और जेनेटिक्स, इन दोनों का ही प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है, उसकी बुद्धि पर पड़ता है। तो यहाँ पे परिवेश कहने का मतलब हो गया कि हमारा वातावरण, हमारा आस पड़ोस, और अगर समृद्ध परिवेश बच्चों को मिलता है तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान की वृद्धि जो है वो अच्छी होती है। और अगर उसका परिवेश समृद्ध नहीं है तो फिर उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक और शिक्षण सूत्र। इसको हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग याद रखिएगा, और बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा या फिर कुछ ऐसे कथन दिए हुए रहेंगे जिनमें इन चीज़ों का समावेश रहता है। और अगर आपकी अवधारणा यहाँ पे क्लियर है इस चीज़ को लेकर के, तो आप उसको सही आंसर करिएगा। तो देखिए, शिक्षण जो है वो सरल से जटिल की ओर चलता है। शिक्षण किस दिशा में चलता है? तो सरल से जटिल की ओर चलता है। जब भी हम लोग किसी विषय को लेकर के शुरुआत करते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें बताते हैं जो उनको पहले से आती हैं या जिसमें वो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। मतलब पहले चीज़ें अगर सरल लगेंगी तभी वो विषय से कनेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और पढ़ाई से फिर उनको कोई वास्ता नहीं रहेगा, या फिर वो कह सकते हैं कि पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि सरल से जटिल की ओर चलना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, नोन टू अननोन। जो चीज़ें ज्ञात है पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जो अज्ञात है। जैसे आप किसी बच्चे को कहें कि पृथ्वी कैसे दिखती है, तो पृथ्वी को दिखाने के लिए आप क्या करिएगा, एक ग्लोब लेकर के जाइएगा। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, तब आप बताइएगा। तो वो चीज़ें बच्चों को क्या हो जाएगी, वो कंक्रीट रूप में देखेंगे तो उनको पृथ्वी के बारे में पहले भी उन्होंने चित्र वगैरह में देखा है। ठीक है, ग्लोब को उन्होंने किताबों में देखा हुआ है, और जब वो वास्तविक रूप में देखेंगे और उसके बाद फिर आप उनको महासागर, महाद्वीप, जो उनके लिए अभी तक अज्ञात है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं वहाँ पे। मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और खास करके जब हम प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो मूर्त चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। अगर आप उनको 5 कहते हैं तो वो 5 की अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं। वहीं अगर आप उनको 5 गेंद देते हैं या 5 वैसी वस्तुएं देते हैं जो उनसे वो परिचित हैं, ठीक है, 5 आम अगर दे दिए तो उसकी गिनती वो करके बताएंगे कि 5 हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, मूर्त वस्तुओं को दे दिया और मूर्त वस्तुओं के माध्यम से उन्होंने चीज़ों को सीख लिया। फिर धीरे धीरे अमूर्त की ओर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 5 का जो संख्या रूप है, जो निरूपण है, जो सिंबल है 5 लिखने का, उसके बारे में बताएंगे कि इस 5 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चित यानी कि जो इनडिफिनिट है, जो चीज़ें अनिश्चित हैं, फिर हम निश्चित की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम इसका मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारी अनिश्चित चीज़ों को लेते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक नियम बना देते हैं
फिर उसको निश्चित कर देते हैं कि यह रूल सब पर लागू होगा। इसके बाद है विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। और इसका भी प्रयोग गणित में होता है। कहाँ होता है? तो गणित में होता है, गणितीकरण की प्रक्रिया में होता है, जब हम किसी भी चीज का सामान्यीकरण कर देते हैं। और जैसे कि इसमें हम किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल जब करते हैं तो फॉर्मूले के बारे में डायरेक्ट ना समझा करके हम पहले उसके बारे में विशेष चीज़ों के, विशेष घटनाओं के बारे में समझाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको सामान्यीकरण की ओर लाते हैं। इसको हम आगमन विधि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। बहुत सारी चीज़ों को पहले मनोवैज्ञानिक रूप में समझना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम लॉजिक देते हैं, तर्क रखते हैं कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से होंगी। इसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैक्सिम्स हैं, ये हायर लेवल के क्लासेस में अप्लाई होती हैं, ठीक है। ये सब जो है हायर लेवल क्लासेस में अप्लाई होती हैं। और यहाँ पे जो दो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, इंद्रियों का प्रशिक्षण और प्रकृति का अनुसरण, ये दो चीज़ें जो हैं वो प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाती हैं। और अगर इनका इस्तेमाल, इंद्रियों का प्रशिक्षण अगर प्राथमिक स्तर पर बहुत ज़्यादा हो तो बच्चों का विकास बहुत ही अच्छा होगा और सर्वांगीण विकास उनका हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। यानी कि पहले हम पूर्ण के बारे में पढ़ाएंगे, पहले पूरी चीज़ समझा देंगे, उसके बाद फिर उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट करके भी पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसके बाद है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। अगर बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति में अगर हम ले जा करके उनको साकार रूप में समझाएंगे, अब जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में बताना हो, पत्तियों के बारे में बताना हो, पत्तियों की संरचना के बारे में बताना हो कि पत्तियों की अलग अलग संरचनाएं होती हैं, पौधों के जड़ों के बारे में बताना हो कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती है, वो एकदम सीधी जाती हैं, इसको हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरी जो प्रकार की फाइब्रस रूट होती हैं जिनको झकड़ा जड़ कहते हैं, वो बहुत छोटी छोटी अलग अलग सिराओं में बटी होती हैं, उनके अलग अलग बहुत सारे जड़ निकले होते हैं। तो अलग अलग पौधों के जड़ हम जब दिखाएंगे बच्चों को तो वहाँ पे उनकी अवधारणा कैसे क्लियर होगी? प्रकृति के अनुसरण के द्वारा क्लियर हो जाएगी। जब उन्होंने वास्तविक रूप में नेचर को फील किया, नेचर को एक्सपीरियंस किया, तो उन्हें वहाँ उनको नॉलेज मिला। और यहाँ पे बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो कि प्रकृतिवादी शिक्षण के अनुयायी थे और उन्होंने इसका प्रवर्तन किया और अपने टीचिंग में इसको शामिल किया। प्रकृति के अनुसरण को प्रकृतिवादी उन्हें कहा जाता है। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर हम लोग एक स्पेशल क्लास भी देखने वाले हैं। इसके बाद है इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। और इस पर मारिया मोंटेसरी का विशेष फोकस रहा। मारिया मोंटेसरी ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया है, इस पर बल दिया है। और उनके जो टीचिंग एलिमेंट्स हैं, TLMs हैं, वो इसी पर बेस्ड हैं कि बच्चों के जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सभी काम करें जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करेंगी। तो उन्होंने इस प्रकार के टीचिंग एलिमेंट्स बनाए जिनके माध्यम से बच्चे जो हैं वो उसको छू करके, उसको महसूस करके, उसे देख करके, उसे सूंघ करके, उसे चख करके, उनके सारे इंद्रियों का, उनके सभी सेंस ऑर्गन्स का वो ट्रेनिंग देती हैं मारिया मोंटेसरी। और उसी प्रकार से उन्होंने अपने शिक्षण पद्धति को साकार रूप से लागू भी किया। और उनकी जो पद्धति है मोंटेसरी प्रणाली अभी भी बहुत सारे देशों में चलती हैं, प्रचलित हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मारिया मोंटेसरी पद्धति को अपनाया था, अपने विद्यालय में लागू किया था। उन्होंने जो अपना विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था शांति निकेतन, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि प्रकृति और इंद्रियों का प्रशिक्षण, ये दोनों चीज़ें सभी बच्चे को निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है सामान्य सिद्धांत और आपका दूसरा सिद्धांत जो है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इन दोनों ही सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पे फटाफट से समझते चलेंगे। सामान्य सिद्धांत में सबसे पहला आता है प्रेरणा का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन करते हैं। जैसे कि जब हम लोग कभी बच्चों के बीच जाएंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन चीज़ों को सीखना, चीज़ों को समझना संभव नहीं हो पाता है जब तक उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा।
अभी आप लोग जो है वो डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड करने के पीछे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि डीएलएड करने के बाद आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाइएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के उद्देश्य से आप यहाँ पे डीएलएड करने के लिए आए हुए हैं, तो ये आपका एक मोटिवेशन हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे काम कर रहा है, वो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में एक सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रेरित करते रहेगा आपको, जब भी आप हताश हो जाइएगा, जब भी आप कभी निराश हो जाइएगा। डिमोटिवेशन तो आते ही रहता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन जब आप प्रेरित होते हैं, जब आप मोटिवेटेड होते हैं, तो आपका जो डिमोटिवेशन होता है वो दूर हो जाता है और आप फिर से रिचार्ज होते हैं, रिफ्रेश फील होते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद है गतिविधि का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दैट मीन्स अगर हम अपनी शिक्षण पद्धति में बहुत सारे एक्टिविटी को शामिल करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि यदि आप साइंस पढ़ाने के लिए गए हुए हैं और साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गतिविधि के माध्यम से अच्छी तरह से समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अब जैसे कि वायुदाब समझानी हो, तो वायुदाब समझाने के लिए आप जैसी नली होती है उसमें पानी भर करके वो सारे जो क्रियाकलाप बुक में भी दे रखे हैं और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाना है तो साइंस किट में सूक्ष्मदर्शी दिया हुआ है, उस सूक्ष्मदर्शी को ला करके आप बच्चों को पर्सनल एक्सपीरियंस करवाते हैं, बच्चों को सभी बच्चे के करके उस सूक्ष्मदर्शी से वस्तुओं को देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उनका वहाँ पे उस एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेंट होता है और उस के माध्यम से वे चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो गतिविधि का सिद्धांत यही कहता है कि जब हम अधिक से अधिक गतिविधि का इस्तेमाल करते हैं तो वह बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स बच्चे जिस चीज़ में रुचि ले रहे हैं उन्हें वही चीज़ सीखने के लिए दिया जाए तो वो उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। और आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, ये फिल्म पूरी तरह से 3 इडियट जो फिल्म है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, रुचि के सिद्धांत पे। उनमें जो अलग अलग दोस्त दिखाए गए होते हैं उन सभी के इंटरेस्ट अलग होते हैं और सबको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। और उनका जो दोस्त है रणछोड़ दास, श्यामल दास छांछड़, वो उन दोस्तों को उनके इंटरेस्ट के पीछे फॉलो करने के लिए कहता है कि अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, तुम अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करोगे। लेकिन अगर ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में रहोगे तो अपने आप को यूं ही मार डालोगे। तो वो रुचि के सिद्धांत पे बेस्ड फिल्म है और वो यही सिखाती है कि जिस बच्चे के अंदर जो रुचि है, जिसके प्रति उसका लगाव है, उसको उसी क्षेत्र में जाने दिया जाए तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके बाद है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं उसे हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ें। जैसे आप मैथ में एक एक नियम पढ़ा रहे हैं तो एक एक नियम में हम दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ें कि जब आप दुकान जाओगे कोई भी सामान खरीदने के लिए तो अगर 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपये है, 2.5 किलो चीनी लेनी है तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हमने उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ दिया। वे प्रायः चीनी खरीदने के लिए दुकान जाते हैं, आलू खरीदने के लिए दुकान जाते हैं। तो अगर हम दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हैं, और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि ज्ञान को हमें स्कूल के बाहर के जीवन से, मतलब बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। तो जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत ये आपके विषयों पे बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जब भी हम कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चों को तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत शिक्षण में कार्य करता है। और जब आप लेसन प्लानिंग करिएगा, ठीक है, जब आप लेसन प्लान बनाइएगा, आपको 2nd ईयर में लेसन प्लान बनाना होगा, लर्निंग प्लान बनाना होगा, तब आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करिएगा कि मैं जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। जैसे आप गणित में वर्गमूल सिखाने जा रहे हैं तो वर्गमूल सिखाने का क्या उद्देश्य है, वर्ग सिखाने का क्या उद्देश्य है, उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज सिखाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो हर एक विषय में कोई न कोई उद्देश्य छुपा हुआ रहता है, तो उसी को निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। हम सभी को इस चीज़ को समझ लेना है कि हम सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, हमारे पास अपनी अपनी क्षमताएं हैं और हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे में एक यूनिकनेस होता है, ठीक है, वो अपने आप में अद्वितीय होता है, ठीक है। जैसे
एक पेड़ के सभी फल आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, एक पेड़ का सभी पत्तियां आपस में बराबर नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। उसी प्रकार से जितने भी मानव है वो एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पाया जाता है, कुछ नहीं तो वॉइस का डिफरेंस जरूर होता है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग है और विकास का सिद्धांत भी यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग होता है और उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो जब हम व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानेंगे तभी हम अपने टीचिंग को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लास में जो 30-40 बच्चे होंगे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, सभी के पास अलग अलग मेंटल एबिलिटी है और भी बहुत सारे जो कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल डोमेन है, तो सब में अलग अलग टाइप का होगा। तो उसको लेकर के हमको सबको एक साथ कैसे शामिल करना है वो सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं इसमें। इसके बाद है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, और ये भी शामिल है आपके लेसन प्लान, लर्निंग प्लान से, कि जब आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए तो आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को पढ़ाने के लिए, या फिर आप किसी विषय से जुड़े हुए TLM को इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं तो फिर आप उस TLM का चयन क्यों कर रहे हैं, क्यों उस वस्तु को आप अपने पढ़ाई में शामिल करना चाहते हैं, इस चयन के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है। सपोज दैट यदि आप हाथी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और बच्चे ने अगर हाथी नहीं देखी है तो क्या आप एक ओरिजिनल हाथी को क्लास में लेकर जाइएगा? नहीं, क्योंकि वो संभव तो है नहीं। वैसा ही अब बाद में संभव हो सकता है कि अगर किसी के पास हाथी हो और वो भी कक्षा में नहीं लेके जा सकता है, स्कूल के बाहर ही लेके आ सकता है, लेकिन आप हाथी के खिलौने को लेकर के जा सकते हैं, हाथी के चित्र को लेकर के जा सकते हैं और उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में है। ठीक है, कि आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स ले जाने हैं और कहाँ पे उसका कोई प्रतिरूप लेके जाना है, कोई मॉडल लेकर के जाना है। ठीक है, पृथ्वी को आप पढ़ाने जा रहे हैं, पृथ्वी को पढ़ाने के लिए तो पृथ्वी को समूचा उठा करके तो लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पे तो हम लोग खुद हैं, और उसके लिए हम लोगों को ग्लोब लाना होगा। ठीक है, तो ग्लोब ले जा करके हम बच्चों को दिखाएंगे कि बच्चों देखिए पृथ्वी हमारी ऐसी दिखती है, ऐसी होती है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, ऐसे ऐसे। तो चयन का सिद्धांत ये सारी चीज़ें तय करता है। इसके बाद है योजना का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत ही हमारे लेसन प्लान होते हैं, हमारे लर्निंग प्लान होते हैं, हमारा करिकुलम प्लान होता है, हमारा सिलेबस प्लान होता है। आप जो सिलेबस देख रहे हैं, आपको F1 से लेकर के F12 तक पढ़ना है, ये सब योजना के सिद्धांत के तहत योजनाबद्ध तरीके से एक करिकुलम तैयार की गई हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ना है और हमें आगे बच्चों को पढ़ाना है। वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं योजना के सिद्धांत के तहत। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हमें बांटना पड़ता है, सब कुछ को एक ही में नहीं समाहित किया जा सकता है, उसके लिए विषय का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप 3 to 5 में जाइएगा तो EVS के रूप में, एकीकृत विषय के रूप में आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों हैं। लेकिन जैसे ही आप अपर प्राइमरी में चले जाते हैं, 6 to 8 में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपका EVS जो है वो अलग अलग खंड में बढ़ जाता है। ठीक है, आपके सोशल साइंस भी अलग अलग खंड में बढ़ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के रूप में बढ़ जाते हैं। साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये विभाजन के सिद्धांत के तहत काम करता है। इसके बाद है संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। अब ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान एक बार कह दिया गया, जो चीज़ें एक बार लिख दी गई वो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो गई, सत्य हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें संशोधन किया जाता है, संशोधन होता रहता है, आने वाले समय में भी होता रहता है, होता रहेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें अभी सत्य लग रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में उसके ऊपर और शोध हो और चीज़ों का स्वरूप जो है वो बदल जाए। जैसे कि पहले कहा गया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो है वो अणु होता है। बाद के वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि नहीं, अणु का भी छोटा कण परमाणु होता है। फिर परमाणु के बारे में कहा गया कि परमाणु से सूक्ष्म कुछ नहीं होता है। फिर बाद के वैज्ञानिकों ने परमाणु के भी मौलिक कण खोज दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज दिया। तो ये संशोधन का सिद्धांत कहता है कि चीज़ें जो हैं वो रिफाइनमेंट की ओर चलती हैं, यानी कि उनमें संशोधन होता रहता है।
ठीक है, बहुत सारे थ्योरी ऐसे हैं जिस पे अभी भी संशोधन हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस चीज़ को हम सच मान रहे हैं वो गलत साबित हो जाए और चीज़ों का स्वरूप, चीज़ों का प्रकार जो है बदल जाए। जैसे कि पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग ये मानते थे कि धरती जो है वो चपटी है, फिर बाद के लोगों ने कहा कि नहीं, पृथ्वी गोल है। ठीक है, उसी तरह से कुछ लोग कहते थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तो चीजें बदलती हैं, संशोधन, जैसे जैसे चीजें पता चलती हैं उसमें संशोधन होता जाता है। इसके बाद है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हम जो आज पढ़ रहे हैं केवल वही सत्य है, वही अंतिम पढ़ाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्रिएशन होता रहता है, रिक्रिएशन होता रहता है, और यही कारण है कि हमारा ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और हमारा अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है हम क्रिएशन और रिक्रिएशन उतनी ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज जो जानते थे, आज का ज्ञान उस मामले में कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं ज़्यादा, कई गुना जो है वो अधिक हो गया है। ठीक है, इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कहता है कि जब आप शिक्षक के रूप में क्लास के अंदर जाइएगा तो आपको वहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो फॉलो करना है, मतलब सभी बच्चों को समान अवसर देना है, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास में जाकर के बच्चों की जाति पूछने लग जाइए, उनके धर्म पूछने लग जाइए, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना होगा। आप लोगों को लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत सभी बच्चों को समान महत्व देना होगा। वहाँ जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए वो सभी आपके लिए एक समान होने चाहिए, तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत कहता है। चलिए, इसके बाद है शिक्षण के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बहुत सारा सेम मिलेगा आपको, जैसे प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर हम अभी प्रेरित होंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, अगर अभी प्रेरित नहीं होंगे तो अच्छी चीज़ें भी उबाऊ लगेंगी। इसी तरह से रुचि का सिद्धांत है, अगर आपको इस कोर्स में रुचि नहीं है, ज़बरदस्ती अगर आप गार्जियन के कहने पर आपने एडमिशन ले लिया या अपने दोस्तों की देखा देखी आपने एडमिशन ले लिया, तो निश्चित रूप से आपको ये सारा जो कोर्स है इसको करने में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको बोरिंग लगेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी और आप इससे थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा इसको छोड़ करके आप चले जाएंगे। तो ये कहता है कि रुचि का सिद्धांत, आपको रुचि है या नहीं इसको आपको खुद डिसीजन लेना होगा और आप इसको खुद पहचान सकते हैं, इसीलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद है मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको इंटरटेनमेंट भी बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, है ना, ताकि आपका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है वो बना रहे और बोरिंग फील ना हो। तो बीच बीच में चुटकुले होते रहने चाहिए, बीच बीच में कुछ बच्चों से गाना गवा लेना चाहिए। वो जब फिजिकल क्लास होता है, फेस टू फेस क्लासेस होते हैं, जब आप क्लास जाते होंगे, कॉलेज के अंदर जाते होंगे, तो आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे, आपको खड़ा करके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कहने के लिए कहते होंगे, कभी कोई गाना गाता होगा, कभी कोई चुटकुला सुनाता होगा, तो वो एंटरटेनमेंट चलता रहता है, तो क्लास का फ्लो बना रहता है ना। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि चूँकि एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, तो अब किसको चुटकुला सुनाया जाए, किससे चुटकुला सुनाया जाए, किससे गाना गवाया जाए, यहाँ तो खुद से ही जो करना होगा वो करते हैं। तो ये मनोरंजन का सिद्धांत कहता है। इसके बाद है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण के समय हम चीज़ों को रिपीट करते रहें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। बहुत सारे बच्चे ये सवाल आपसे भी कर देंगे, जब आप टीचर बनिएगा या पढ़ाने जाते होंगे तो सवाल आता होगा, और आपके मन में भी सवाल आता होगा कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो भूलना क्या होता है, क्यों भूल जाते हैं हम? बहुत हम प्रयास करते हैं कि हमें वर्ड मीनिंग याद रहे, हमें जो मैथ के फॉर्मूले वो याद रहें, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूलने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे रिपीटिशन और एक्सरसाइज में कमी आना। अगर हम किसी चीज़ को पढ़े हुए हैं और उसको कुछ समय के लिए रिवाइज नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे भूल जाएंगे। और इसमें आपको याद रखना होगा एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल का अनुभव शंकु, और उसमें वो लिखते हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च के आधार पर कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। और इसके बाद हम एक डिटेल क्लास में इसके बारे में पूरे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों को
वो कोन ऑफ एक्सपीरियंस बना करके दिखाया जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं 2 सप्ताह के बाद केवल उसका 10% याद रहता है। 15 दिन के बाद केवल उसका 10% याद रहता है, ठीक है। और जो चीज़ हम देखते हैं उसका 20% याद रहता है, और जो चीज़ हम देखते और सुनते हैं उसका 30% याद रहता है। उसी तरह जो चीज़ करते हैं उसका 50% 60% याद रहता है। और जब हम एक कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस वहाँ लेते हैं। जैसे फील्ड ट्रिप है, अगर आपको कहा जाए कि कहीं घूमने के लिए जाना है, जैसे कि मान लीजिए कि चित्तौड़गढ़ जाना है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ना है, जाना नहीं पढ़ना है, चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ना है, और पाठ आपका एक दिया हुआ है। अब पाठ पढ़ करके जो आप सीखिएगा उसका 10% हिस्सा आपको याद रहेगा। अगर उसका चित्र दिखा करके आपको बताया जाए तो आपका 20% रिटेंशन उस पर रहेगा। अगर आपको उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए तो हो सकता है 40 to 50% आपको याद रहे। लेकिन अगर आपको वास्तविक रूप में चित्तौड़गढ़ ले जा करके घुमाया जाए तब आपको उसका 90% याद रहता है। तो जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसका हमें 90% याद रहता है। तो वही है कि प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समय समय पर उसका रिपीटिशन करवाते जाएं। इसके बाद है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें आता है कि हम बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ रचनात्मक करने के लिए प्रेरित करें और अपनी आत्म अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें खुद से चीज़ों को रचने दें, चीज़ों को बनाने दें, है ना। उन्हें ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाए कि तुम्हें यही बनाना है। जैसे कि ड्राइंग की क्लास में क्या होता है कि शिक्षक जो है कमल का फूल बनाना है, सारे बच्चे कमल का फूल बनाएंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे को कमल का फूल बनाने में कोई इंटरेस्ट ना हो, वो घर बनाना चाहता हो, और आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती नहीं कमल का फूल ही बनाना है, तो आप उसके क्रिएटिव माइंड के ऊपर ताला लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताला लगा दे रहे हैं। तो ताला नहीं लगाना है, आप उनको पूरी तरह से खुली छूट दीजिए कि आप जो करना चाहते हो, जो ड्राइंग करना चाहते हो वो ड्रा करो, तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति खुद करनी है। तो ये सारा चीज़ आ जाता है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। यहाँ पर र टाइप हो गया, रचनात्मकता होगा। चलिए नेक्स्ट लेंगे सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन है। इसमें हम बच्चे को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति व्यवहार करने को सिखाते हैं। इसके बाद है प्रबलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये कहता है कि जब भी बच्चे को समय पर रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो वह चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, ज़्यादा सीखता है। अब जैसे कि आपके क्लास में किसी बच्चे ने कोई कविता सुनाई, आपको उसकी कविता बहुत अच्छी लगी, आपको उसी समय उसे शाबाशी देनी चाहिए, हो सके तो उसे कुछ उपहार दे दीजिए, वो उसे जीवन भर याद रहेगा कि हमारे सर ने मुझे ये कविता सुनाने पर मुझे एक पेन दिया था, ठीक है। तो वो रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है, प्रबलन का सिद्धांत आता है। अगर कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो शिक्षक उसे कभी कभी पीट देते हैं, तो उसे भी याद रहता है कि मैंने गलती की तो पिटाई लग गई थी, अब दूसरी बार ये गलती नहीं करूँगा। तो ये सारा कुछ आता है प्रबलन के सिद्धांत के तहत। इसके बाद है इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत हो गया, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग तो प्रिंसिपल मतलब हो जाएगा प्राचार्य, है ना, टाइपिंग एरर हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग, ये वैसे बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत लागू होता है। उनको हम विशेष रूप से जांचते हैं कि उन्हें कहाँ पे किस फील्ड में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, और फिर उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसको रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका शिक्षण के सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका यूनिट 3 हो जाता है खत्म। अब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, और यूनिट 4 जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 से 8 प्रमुख
विचारकों को, विद्वानों को पढ़ना है, उनके सिद्धांतों को समझना है। तो चौथे यूनिट में हम लोग मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे साथ और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए। और जितने भी डाइट ग्रुप में अगर आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे हमारे क्लासेस शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और आपकी तैयारी में मेरा भी कुछ योगदान हो सके। आज का क्लास कैसा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।